हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी मनोविज्ञान मेजर पेपर साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर। तो इसमें हम देखेंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के क्वेश्चन आंसर्स एंड साथ में ही 2023, 2024, 2025 तीनों साल के लगातार के PYQ सॉल्व क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं उन सभी टॉपिकों को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप सभी को पता चल सके कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस किससे रिलेटेड आ रहे हैं। और 3 साल के लगातार PY की एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि आप 100% आप जो है अपना एग्ज़ाम अच्छा करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 3 साल लगातार PYQ में क्या पूछे जा रहे हैं, क्या नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम तीनों साल के पेपर के क्वेश्चन वाइज हम देखेंगे आंसर किस तरीके से लिखते हैं और कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जिनका भी साइकोलॉजी है वो अपना पेपर इस वीडियो को देखकर दे सकते हैं। 100% गारंटी है कि उसका एग्ज़ाम जो है अच्छा जाएगा। ठीक है, और इस एनालिसिस करने का मतलब होता है कि आपको एक बेटर प्लेस मिल जाता है कि किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम को 2 दिन अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, अगर ये वीडियो पढ़कर जाते हैं देखकर, तो भी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट के लिए सभी सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर आपको सभी सब्जेक्ट के चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो, शेयर, बेल आइकन प्रेस करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हो सके तो उन्हें भी बताइए कि यहाँ पर आपको 3 साल के लगातार सभी सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, यहाँ पर आपको हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी के सेमेस्टर के ऑल सेमेस्टर इवन और दोनों आपके सेमेस्टर के पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। थ्योरी एंड MCQ बेस्ड सभी क्वेश्चन एंड माइनर सब्जेक्ट के भी आपको मिलेंगे, को करिकुलर भी मिलेंगे। माइनर में भी आपका जो भी सब्जेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और जो भी आपको अदर सब्जेक्ट की ज़रूरत है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन किया गया है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सेक्शन ए में 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। ये आपका MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पैटर्न है। ये 3 सेक्शन देती है। सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन कंपलसरी देती है, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन में से 5 देती है एंड सेक्शन सी में आपको 4 में से 2 करने के लिए देती है। ये विद्यापीठ का पैटर्न है एंड ये वीडियो अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी बेनिफिशियल होगा, तो अदर यूनिवर्सिटी वाले भी इसे देख सकते हैं। देखिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारी अलग अलग हो सकती हैं बट जो सिलेबस होता है, कंटेंट जो होता है, लगभग 70 to 80% जो परसेंटेज जो सब्जेक्ट होता है सिलेबस, वो 90% सेम एज होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग कर देता है, सेक्शन अलग कर देते हैं, बट सिलेबस तो पूरा 99% सेम एज ही होता है। लगभग थोड़ा बहुत कुछ किताबें अलग चलती हों लेकिन सिलेबस हमें वही पढ़ना होता है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में हमें टॉपिक्स वगैरह सब वही पढ़ने होते हैं। किताबें आपकी अलग चल सकती हैं या आपका पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन जो हैं आपके एक जैसे ही लगभग पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पैटर्न पर मत ध्यान दीजिए। पैटर्न तो आपको पता है ही। ठीक है, आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्या प्रैक्टिसाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिसाइज करना है ताकि आपको यहाँ पर पता चल सके कि आप किस तरीके से किस क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन हुई भी नहीं है और 2 दिन 3 दिन में बच्चा एग्जाम को, तो भी आप पढ़ लेते हैं तो भी आप बहुत अच्छा करके आएंगे अपना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका क्या था, ये आपका फ्रंट पेज था। ठीक है, इसमें आपको बताया गया था। अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समाज मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, डिफाइन सोशल साइकोलॉजी। बी है सर्वेक्षण विधि के विभिन्न प्रकार से, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे मेथड, एंड सी है प्रभावकन या छवि निर्माण क्या है, व्हाट इज इम्प्रेशन फॉर्मेशन, एंड डी है अभिवृत्ति के घटकों का उल्लेख कीजिए, स्टेट द कैरेक्टराइज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड को अभिवृत्ति कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ई है अनुपालन क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, व्हाट इज कंप्लेंस एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो यहाँ पे आपको संक्षेप में एक्सप्लेन करना है। सेक्शन बी देख देते हैं। ये आपका 2023 वाला का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद 24 का देखेंगे, फिर 25 का देखेंगे। सेक्शन बी में चलते हैं। 8 में से आपको 5 करने हैं, वर्ड लिमिट 100 होती है। ये आपका पैटर्न है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है
प्रेक्षण विधि पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन ऑब्जर्वेशन मेथड। एंड बी है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में प्राथमिकता एवं नवीनता पर प्रभाव का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द प्राइमरी एंड रिसेंटली इफेक्ट इन पर्सन परसेप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है कि सामाजिक संज्ञान क्या है, व्हाट इज सोशल कॉन्जेंशन। एंड डी है अभिवृत्ति निर्माण के कारक कौन से हैं, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। एंड ई है समाजोपयोगी व्यवहार में व्यक्तिगत कारक की विवेचना कीजिए, डिस्कस पर्सनल फैक्टर इन प्रो सोशल बिहेवियर। एंड एफ है गुणारोपण के नियमों पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन प्रिंसिपल ऑफ एट्रीब्यूशन। एंड जी है दर्शक प्रभाव क्या है, व्हाट इज बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट। एंड एच है समूह संस्था से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप कॉन्हेंसिवनेस। तो यहाँ पे आपको जो है ये सेक्शन बी था, सेक्शन बी में 8 में से आप कोई 5 कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से आइडिया मिल गया कि किस टाइप टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सेक्शन सी चलते हैं। सेक्शन सी में आपका क्या है कि आपको 8 में से, ये 2023 वाला में 8 था, 8 में से 4 करने होते थे, लेकिन अब क्या कर दिया है कि अब 4 में से 2 करने होते हैं और मार्किंग जो है बढ़ा दी गई है, 20 कर दी गई है एक क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं तो 40 मार्क्स के आपके सेक्शन सी हो जाते हैं। ठीक है, एंड 10 मार्क्स के आपके सेक्शन ए एंड 25 मार्क्स के सेक्शन बी एंड आपका सेक्शन सी जो है 40 मार्क्स का, तो हो गया टोटल 75 मार्क्स। ठीक है, तो सेक्शन सी में आपको 8 में से 2023 वाले में 8 पूछा था, तो 8 आप ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 2025 का जो एग्ज़ाम है वो बेटर जा सकता है। 2026 में भी मैं फिर 4 साल के लगातार कंटिन्यू आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगी 2026 में। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जूनियर को यहाँ 4 साल के, तब 2026 में 4 साल के लगातार कंटेंट यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पर हो उन्हें ज़रूर बताएं। आगे देखिए सेक्शन सी। तो सी में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है सामाजिक समूहों से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ग्रुप्स, डिस्क्राइब इट्स मेजर टाइप्स। एंड बी है समूह प्रवाह के अंतर्गत सामाजिक प्रभावनयन एवं सामाजिक सरलीकरण की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर सी है पूर्वाग्रह एवं इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब प्रीजुडियस एंड इट्स टाइप्स। एंड डी है आक्रामकता के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की विवेचना कीजिए, डिस्कस द सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एग्रीगेशन। एंड ई है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण से आप क्या समझते हैं, इसके निर्धारकों का वर्णन कीजिए, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, डिस्क्राइब इट्स डिटरमाइंट्स। एंड एफ है अभिवृत्ति परिवर्तन के मुख्य निर्धारों का वर्णन कीजिए, एंड डिस्क्राइब द मेन डिटर्मिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। केली गुणारोपण सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन केली थ्योरी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन। केली के अनुसार जो कॉजल एट्रीब्यूशन होता है उस पर आपको यहाँ पे टिप्पणी करनी है, लिखना है उसके बारे में। एंड लास्ट सेक्शन सी का आपका 2023 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, समाज मनोविज्ञान के स्वरूप एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अब चलते हैं 2024 वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ठीक है, 2024 वाले क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो ये 2024 वाले क्वेश्चन पेपर में और 2023 वाले क्वेश्चन पेपर सेम एज, लगभग कुछ टॉपिक से, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड आए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है क्या फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समाज मनोविज्ञान की परिभाषा लिखिए। एंड बी दिया है व्यक्ति प्रत्यक्षण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन पर्सनल परसेप्शंस। एंड सी है सामाजिक ज्ञान को परिभाषित कीजिए, डिफाइन सोशल कॉन्जिनेशन। एंड डी है मनोवृत्ति की परिभाषा लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। एंड ई है आक्रामकता की परिभाषा लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेशन। तो देखिए कुछ क्वेश्चन शॉर्ट वाले में से आपको 2023 वाले में और 2024 वाले में एक जैसे एक दो क्वेश्चन सेम एज पूछे गए हैं। एंड सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में आपको 8 में से 5 करने हैं। ठीक है, तो 8 में से 5 करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है। ठीक है, बी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नहीं हुआ अभी, तो क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बी है व्यक्ति प्रत्यक्ष
की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल परसेप्शन क्या होता है इसके बारे में बताइए। सी है सामाजिक संज्ञान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्जिनेशन। एंड डी है पारस्परिक आकर्षण की परिभाषा लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। एंड ई है आक्रामकता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेशन। तो आक्रामकता एग्रीगेशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा जरूर। एंड एफ है निरीक्षण विधि का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। एंड जी है सर्वेक्षण विधि का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सर्वे मेथड। एंड एच है मनोवृत्ति निर्माण। एंड सेक्शन सी देख लेते हैं। तो सेक्शन सी में आपको यहाँ पे 4 में से 2 करने हैं, ठीक है। सेक्शन सी का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रभाव निर्माण के अर्थ एवं निर्धारक लिखिए, राइट द मीनिंग एंड डिटरमाइंस ऑफ इम्प्रेशन फॉर्मेशन। एंड बी है हेरोल्ड केली एवं बर्नार्ड वाइनर के गुणारोपण सिद्धांत का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ हेरोल्ड केली एंड बर्नार्ड वाइनर का यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट सी है पारस्परिक आकर्षण की अवधारणा एवं निर्धारक लिखिए, राइट कॉन्सेप्ट एंड डिटरमाइंस ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। एंड डी है आक्रामकता के सामाजिक सीखना सिद्धांत को लिखिए, राइट सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एग्रीगेशन। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर आपको? तो यहाँ पर दोनों साल के पेपर में शॉर्ट वाले में 5, 5, 10 हो गए एंड सेक्शन बी के 8, 8 हो गए हैं, तो आपके पूरे 16। तो यहाँ पर आपके 26 एंड सेक्शन सी 4। तो 4 सेक्शन सी, तो यहाँ पे आपके 38 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन गए। अभी 38, अभी 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखना बाकी है। अब इसके बाद हम 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये रहा आपका स्क्रीन पर 2025 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कैसे क्वेश्चन इस 2025 वाले में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से देखिए रिपीट किया है, सामाजिक मनोविज्ञान का स्वरूप, नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। एंड बी है सफलता का गुणारोपण, एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस। एंड 2024 वाले में फर्स्ट क्वेश्चन जो ये शॉर्ट वाले में था ना, समाज मनोविज्ञान का स्वरूप लिखिए, ये वही था क्वेश्चन, ठीक है। एंड सी अभिवृत्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। एंड डी है विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन। एंड ई है समूह समग्रता, ग्रुप ऑफ कॉन्सिविनेश। तो यहाँ पे इन सब टॉपिकों से रिलेटेड आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन बी के देख लेते हैं। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। एंड सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन दिया होगा। तो सेक्शन सी का यहाँ पर ए दिया है, अभिवृत्ति मापन के लिकट विधि का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द लिकट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। तो जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट थे उनके थ्योरी को आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर। देखिए 3 थ्योरियाँ आ गई यहाँ पर आपको, केली के, लिकट्स के, एंड एक और थे वाइनर करके थे, उनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, उनके थ्योरियों के बारे में। एंड बी है नेक्स्ट, प्रति सामाजिक व्यवहार से क्या समझते हैं, ऐसे व्यवहार के प्रमुख निर्धारकों का वर्णन कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रो सोशल बिहेवियर, डिस्कस मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ सच बिहेवियर। एंड सी है समूह किसे कहते हैं, समूह के विभिन्न प्रकारों का विवेचन कीजिए, व्हाट इज अ ग्रुप, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप्स। एंड डी है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण किसे कहते हैं, इनके निर्धारकों का वर्णन कीजिए, व्हाट इज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, डिस्क्राइब इट्स डिटरमाइंस। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे। अब हम 1 बाय 1 आंसर्स देखते हुए चलेंगे कि इसके आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं या ये टॉपिक किस रिलेटेड है। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट 2023, 24, 25 तीनों साल के क्वेश्चन पेपर के आंसर अब देखेंगे। हमने पेपर देख लिया, अब आंसर में हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा कि सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो सामाजिक मनोविज्ञान होता क्या है, ये आपके तीनों साल पूछा गया है, तो ये आप जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। सामाजिक मनोविज्ञान वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार दूसरों की उपस्थिति, समूहों, समाज तथा सामाजिक परिस्थितियों से कैसे प्रभावित होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं। इसी के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को के बारे में जो है जानकारी हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, सर्वेक्षण विधि के विभिन्न प्रकार को लिखिए। तो सर्वेक्षण विधि के विभिन्न प्रकार यहाँ पर आपको इस तरीके से दिए गए हैं। फर्स्ट है साक्षात्कार सर्वेक्षण, इंटरव्यू सर्वे। सेकंड है प्रश्नावली सर्वेक्षण, क्वेश्चनायर सर्वे। एंड
थर्ड है टेलीफोनिक सर्वे एंड फोर्थ है ऑनलाइन या डाक सर्वेक्षण। इनका उपयोग जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आप इस सर्वेक्षण विधि के विभिन्न प्रकार लिख सकते हैं। एंड जब यही लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आंसर करने के लिए आए तो आप एक एक करके साक्षात्कार सर्वेक्षण, प्रश्नावली सर्वेक्षण, टेलीफोनिक सर्वेक्षण, ऑनलाइन या डाक सर्वेक्षण, इनके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं जब यही आपका क्या दिया रहे, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा रहे। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखते हैं नेक्स्ट सी वाले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है प्रभावकन या छवि निर्माण क्या होता है। प्रभावकन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के बारे में शुरुआती जानकारी, व्यवहार, रूप, रंग और सामाजिक संकेतों के आधार पर राय या छवि बनाता है। इससे हम तय करते हैं कि सामने वाला कैसा व्यक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, अभिवृत्ति एटीट्यूड के घटक। तो एटीट्यूड जो होता है आपके बारे में क्या बताता है। अभिवृत्ति के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला संज्ञानात्मक घटक, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में विचार। एंड सेकेंड है भावनात्मक घटक, उससे संबंधित भावनाएं। एंड थर्ड है व्यवहारात्मक घटक, उसके प्रति बनने वाली क्रिया या प्रतिक्रिया। यही आपका क्या होता है, एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ई, अनुपालन कॉम्प्लियंस क्या होता है। अनुपालन वह स्थिति है जब व्यक्ति किसी अनुरोध, आदेश या सामाजिक दबाव के कारण अपनी इच्छा के विपरीत भी दूसरों की बात मान लेता है। यह बाहरी दबाव के कारण होने वाला व्यवहार परिवर्तन होता है। अनुपालन, जो आप डिसिप्लिन में रहते हो, वही अनुशासन और अनुपालन करते हो ना। आपको कोई डांट कर कुछ कह दे तो उसके बाद आप उसकी बात सुनते हो तो मानते हो। तो यहीं पे आपको इसके बारे में बता रहा है कि सामाजिक दबाव के कारण अपनी इच्छा के विपरीत दूसरों की बात मान लेना ही क्या होता है, कॉम्प्लिएशन होता है, अनुपालन होता है। चलिए सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या है। बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन वाइज आपको यहाँ पे क्या देखते जाना है कि किस तरीके के इस क्वेश्चन के आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेक्षण विधि पर प्रकाश डालिए, सेक्शन बी का। तो प्रेक्षण विधि क्या होता है। प्रेक्षण विधि में शोधकर्ता किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को सीधे देकर जानकारी एकत्र करता है। यह प्राकृतिक वातावरण में भी किया जा सकता है और नियंत्रित परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। इसमें व्यवहार वास्तविक, स्वतः स्फूर्ति और विश्वसनीय रूप में मिलता है। प्रेक्षण के प्रमुख प्रकार हैं संरक्षित, स्ट्रक्चर्ड, असंरक्षित, अनस्ट्रक्चर्ड, सहभागी पार्टिसिपेंट और अप्रासंगिक नॉन पार्टिसिपेंट प्रेक्षण। यह सामाजिक मनोविज्ञान में बहुत उपयोगी विधि होती है। कौन सी विधि, प्रेक्षण विधि। तो इसके बारे में आप इतना ये लिख सकते हैं, आपको फुल ऑफ मार्क्स स्कोर आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि व्यक्ति प्रत्यवेक्षण में प्राथमिकता एवं नवीनता प्रभाव का वर्णन कीजिए। व्यक्ति प्रत्यवेक्षण में प्राथमिकता प्रभाव, प्राइमेसी इफेक्ट का अर्थ है कि व्यक्ति के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमारी धारणा पर अधिक प्रभाव डालती है। एंड नवीनता प्रभाव, रिसेंसी इफेक्ट में किसी व्यक्ति की प्रति हमारी धारणा उसकी हाल की जानकारी या हाल के व्यवहार से अधिक प्रभावित होती है। ये दोनों प्रभाव बताते हैं कि किसी के बारे में बनी हमारी राय समय और प्रस्तुत जानकारी के क्रम से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है कि सामाजिक संज्ञान क्या है। सामाजिक संज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम दूसरों के व्यवहार, इरादों, भावनाओं और सामाजिक परिस्थितियों को समझते हैं, व्याख्या करते हैं और अपने मन में उनका मानसिक ढांचा बनाते हैं। इसमें ध्यान, स्मृति, अवधारणाएं, रूढ़ि विचार और निर्णय निर्माण शामिल होते हैं। यह समझने में सहायता करता है कि लोग सामाजिक वातावरण में कैसे सोचते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, अभिवृत्ति निर्माण के कारण कौन कौन से होते हैं। यहाँ अभिवृत्ति जो है एटीट्यूड, जो आप एटीट्यूड दिखाते रहते हो ना, तो वही एटीट्यूड यहाँ पर आपकी बात कर रही है कि अभिवृत्ति निर्माण के कारक कौन से होते हैं। तो अभिवृत्ति निर्माण के मुख्य कारण होते हैं, पहला परिवार और समाजीकरण, दूसरा व्यक्तिगत अनुभव, तीसरा शिक्षा एवं ज्ञान, एंड चौथा मीडिया और जनसंचार, एंड पांचवा भावनात्मक अनुभव, छठा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो ये सभी तत्व किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति हमारे विचार,
भाव और व्यवहार को प्रभावित करते हैं और अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि ये कैसे हम हमारी अभिवृत्ति एटीट्यूड को बढ़ावा देते हैं। अगर ये एटीट्यूड के बारे में, अभिवृत्ति के बारे में लॉन्ग आंसर में पूछे तो आप इन जो 6 दिए हैं, इन 6 के बारे में आप डिटेल में 2-2 4-4 लाइन लिख सकते हैं, तो आपका लॉन्ग आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, समाज उपयोगी व्यवहार में व्यक्तिगत कारकों की विवेचना कीजिए। समाज उपयोगी व्यवहार में व्यक्तिगत कारक जैसे सहानुभूति, नैतिक मूल्य, व्यक्तिगत गुण जैसे दयालुता, सहयोगिता, आत्मनियंत्रण, भावनात्मक स्थिरता और परवरिश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन व्यक्तियों में मदद करने की आंतरिक प्रेरणा, संवेदनशील और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना अधिक होती है, वे दूसरों की सहायता करने वाले व्यवहार जैसे सहयोग, दान, समर्थन अधिक दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर ई का आंसर एफ है। गुणारोपण के नियमों का पर प्रकाश डालिए। तो गुणारोपण के नियम बताते हैं कि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का कारण कैसे तय करते हैं। केली का सहवर्तन मॉडल 3 आधारों पर गुणारोपण समझाता है। फर्स्ट है विशिष्टता के बारे में यहाँ पे समझाता है। सेकंड है सहमति एंड थर्ड है निरंतरता एंड कंसिस्टेंसी। इन संकेतों के आधार पर हम तय करते हैं कि व्यवहार का कारण व्यक्ति के अंदर है या परिस्थिति के कारण है। तो इन तीनों के बारे में आप डिटेल में भी केली का सहवर्तन मॉडल पढ़ सकते हैं, क्योंकि केली के क्वेश्चंस आपको 2 साल लगातार दिए भी गए हैं। तो आप केली के बारे में आप केली मॉडल जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शक प्रभाव क्या है। दर्शक प्रभाव वह स्थिति है जिसमें कई लोग उपस्थित होने पर किसी जरूरतमंद की मदद करने की संभावना कम हो जाती है। लोग मानते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति मदद करेगा, जिससे उत्तरदायित्व का बंटवारा हो जाता है। इसके कारण आपात स्थिति में भी व्यक्ति सहायता देने से बच सकता है। ये दर्शक प्रभाव होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एच, समूह सशक्तता से आप क्या समझते हैं। समूह सशक्तता वह स्तर है जिस पर समूह के सदस्य आपस में जुड़े, एकजुट और समूह के प्रति वफादार महसूस करते हैं। इसमें सहयोग, सामंजस्य, समान लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता और एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भावना शामिल होती है। उच्च सशक्तता समूह को अधिक प्रभावी और स्थिर बनाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन सी शुरू हो गया, जो कि लॉन्ग आंसर आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। तो लॉन्ग आंसर आपको 400 वर्ड में देने होते हैं। एंड एक बात और बता दें कि आपको आपका जो कल एग्ज़ाम होगा, साइकोलॉजी आज है, कल शायद ज्योग्राफी या फिर सोशियोलॉजी करके है, तो उसके भी क्वेश्चन पेपर आप 3 साल के लगातार प्रोवाइड किए गए हैं। एंड ऑलरेडी उसके क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन भी अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उन्हें आप ज़रूर शेयर कर दीजिए एंड अपने जूनियर को भी ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी 3 साल के लगातार क्वेश्चन पेपर मिलते रहें। ये आप ज़रूर ये सूचना दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखते हैं। सामाजिक समूहों से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ग्रुप्स, डिस्क्राइब इट्स मेजर टाइप्स। तो सामाजिक समूह का अर्थ पहले लिख लेंगे। ये लॉन्ग आंसर है, तो लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका यहाँ देखिए, हेडिंग टू हेडिंग लिखते चले जाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट हेडिंग रहेगी सामाजिक समूह का अर्थ। सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, जिनके बीच पारस्परिक संपर्क, समान हित, समान उद्देश्य और एक पहचान बोध होता है। सामाजिक समूह समाज की संरचना की मूल इकाई है। इनके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक व्यवहार, मूल्य, परंपराएं और भूमिकाएं सीखता है। समूह व्यक्ति को पहचान, सुरक्षा, सहयोग और सामाजिक समर्थन प्रदान करते हैं। तो ये सामाजिक समूह का अर्थ हो गया। अब सामाजिक समूह की विशेषताएं। तो सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या होती हैं, यहाँ 1 2 3 करके लिख लेंगे। तो फर्स्ट है सदस्यों के बीच संपर्क व संवाद। सेकंड है सामाजिक समूह की विशेषता एकता तथा सामूहिक पहचान की भावना। थर्ड है समान उद्देश्य या लक्ष्य। फोर्थ है समूह मानदंडों का पालन। एंड फिफ्थ है भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन। अब इसी विशेषता हमने देखा सामाजिक समूह का अर्थ, सामाजिक समूह की विशेषता। अब सामाजिक समूह के मुख्य प्रकार को यहाँ पर हम देखेंगे। तो सामाजिक समूह के मुख्य प्रकार क्या होते हैं। प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। अब
यह छोटे आकार का समूह होता है। इसमें सदस्यों का भावनात्मक, घनिष्ठ और सीधा संपर्क होता है। प्राथमिक समूह में परिवार, मित्र, पड़ोस इसके उदाहरण होते हैं एंड व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप में कौन आता है? फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं, नेबर्स आते हैं, परिवार, मित्र और पड़ोसी आते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप। तो द्वितीयक समूह में कौन आता है? बड़े आकार व औपचारिक प्रकृति के समूह आते हैं, जैसे संबंध लक्ष्य आधारित और कम भावनात्मक होते हैं, जैसे स्कूल, ऑफिस एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो विद्यालय, कार्यालय, राजनीतिक दल आदि ये जो होते हैं ये आपके कौन से आते हैं? द्वितीयक समूह में, सामाजिक समूह में आते हैं। नेक्स्ट थर्ड है औपचारिक समूह, फॉर्मल ग्रुप। इनकी संरचना, नियम और भूमिकाएं निश्चित होती हैं। यह संगठन, संस्थान, कंपनियां कहाँ कहाँ आते हैं? संगठन, संस्थान, कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन एंड जो आपका कंपनी होती है और इंस्टीट्यूट जो होता है, इन सब में ये फॉर्मल ग्रुप के बारे में यहाँ पर आता है। आगे देखते हैं। फिर इसी में हम देखेंगे कि अनौपचारिक समूह, इनफॉर्मल ग्रुप। यह औपचारिक समूहों के भीतर स्वतः विकसित होते हैं। भावनात्मक संबंध, मित्रता, समान रुचियों पर आधारित। तो यहाँ पर आप जैसे कहाँ पर ये विकसित होते हैं, यहाँ बात देखिए, बोल रहा है कि औपचारिक समूह में, फॉर्मल ग्रुप में होते हैं। तो फॉर्मल ग्रुप में आपका फॉर्मल ग्रुप क्या था? ऑर्गेनाइजेशन था, कंपनी थी एंड आपका जो इंस्टीट्यूट था वगैरह था, उन सब में क्या था कि औपचारिक समूह ग्रुप बन रहा था। और इन्हीं ग्रुप में अनौपचारिक समूह भी बनता है। जैसे आप लोग कहीं पर भी जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को कुछ ना कुछ 2-4 आपके फ्रेंड्स वगैरह, कलीग वगैरह जो होते हैं, आप सबके साथ भावनात्मक रूप से क्या करते हैं? घुल मिल जाते हैं, आप फ्रेंड्स बना लेते हैं। सब में क्या हो जाता है? एक दूसरे से आप आपस में आप चीज़ों को क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है भावनात्मक संबंध को बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिफ्थ, अंतः समूह, इन ग्रुप। तो अंतः समूह क्या होता है? इन ग्रुप, वह समूह जिसमें व्यक्ति स्वयं को जोड़ता है और हम की भावना रखता है। इसमें स्वीकार्यता व आत्मीयता होती है। आगे 6 है बहिर्गुट, आउट ग्रुप। वह समूह जिसमें व्यक्ति स्वयं को अलग या वे के रूप में देखता है। प्रतिस्पर्धा या दूरी हो सकती है, इसको हम क्या कहते हैं? बहिर्गुट, आउट ग्रुप। एंड 7th है संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। ऐसे समूह जिसमें व्यक्ति तुलना करता है या जीवन शैली को आदर्श बनाता है, इसको हम क्या कहेंगे? संदर्भ ग्रुप। आगे देखते हैं। इसी संदर्भ ग्रुप में आपको यहाँ पे बताया गया कि संदर्भ ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप, ऐसा समूह जिसमें व्यक्ति तुलना करता है या जीवन शैली को आदर्श बनाता है, जैसे सेलिब्रिटी समूह, उच्च वर्ग, सफल व्यक्तियों के समूह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड 8th है औपचारिक कार्य समूह, टास्क ग्रुप। विशेष कार्य या उद्देश्य को पूरा करने हेतु बनाए गए ग्रुप को औपचारिक। जैसे आप लोग जैसे क्लास वाइज आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक के बच्चों को एक प्रोजेक्ट बनाना है और आपस में मिलकर एक दूसरे से हेल्प लेकर बनाना है। तो आप लोग क्या करते हो? औपचारिक ग्रुप, आप अपने क्लास के नहीं हो, दूसरे क्लास के भी हो, फिर भी आप क्या करते हो? दूसरे क्लास में आकर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप एक दूसरे से मदद ले सकते हो। तो यही क्या होता है? विशेष कार्य या उद्देश्य को पूरा करने हेतु बनाए गए जो ग्रुप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? औपचारिक कार्य समूह, टास्क ग्रुप। तो निष्कर्ष क्या होता है? यहाँ पर देखिए निष्कर्ष भी दिया हुआ है, आप लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं कि सामाजिक समूह मानव समाज की आधारभूत इकाई है जो व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिकरण, सहयोग, नेतृत्व और सामाजिक नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ये आपका ए लॉन्ग आंसर था, इस तरीके से आप लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं और इसमें आपको कई सारे टॉपिक्स भी देखने के लिए मिले कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी दिया है, समूह प्रभाव के अंतर्गत सामाजिक प्रभावनयन एवं सामाजिक सरलीकरण की विवेचना। डिस्कस सोशल इन्फ्लुएंस एंड सोशल फैसिलिटेशन अंडर ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, सामाजिक प्रभावनयन क्या होता है। हिंदी वर्ड्स जो है काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे हैं सुनने में ना। प्रभावनयन,
प्रभाव नयन ये क्या होता है, ठीक है। तो सोशल इन्फ्लुएंस एंड सोशल इन्फ्लुएंस, यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्ड, तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों का आपस में एक बार देख कर पढ़ा करिए तो इजी वे हो जाता है, ठीक है, आसान हो जाता है। नहीं तो हिंदी कुछ ऐसे टफ वर्ड्स होते हैं कि हिंदी समझ ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सामाजिक प्रभावान्वयन वह प्रक्रिया है जिसमें समूह के सदस्य एक दूसरे के विचारों, दृष्टिकोण, निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समूह प्रभाव के 3 प्रमुख रूप होते हैं। फर्स्ट है अनुरूपता, कॉन्फॉर्मिटी। अनुरूपता क्या होता है, व्यक्ति समूह के मानदंडों को मान लेता है, ये अनुरूपता होता है। अनुपालन, कॉम्प्लियंस, किसी अनुरोध या दबाव में व्यक्ति व्यवहार बदलता है। एंड थर्ड है आज्ञा पालन, ओबीडियंस, किसी अधिकृत व्यक्ति के आदेश के कारण वह व्यवहार परिवर्तन करता है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे कि समूह प्रभाव व्यक्ति के निर्णय, राय निर्माण, मूल और कार्यशैली को गहराई से प्रभावित करता है। आगे देखते हैं इसी में। फिर इसी के बाद सेकंड दिया है कि सामाजिक सरलीकरण, सोशल फैसिलिटेशन। तो यहाँ पे सोशल फैसिलिटेशन के बारे में दूसरी चीज़ बात पूछी थी, तो दूसरा पॉइंट लिखकर हम लिख सकते हैं कि सामाजिक सरलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करते समय दूसरे की उपस्थिति व्यक्ति के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या हो जाएंगे, मेन पॉइंट क्या हो जाएंगे कि सरल एवं अभ्यास किए हुए कार्यों में दूसरों की उपस्थिति प्रदर्शन बढ़ाती है। कठिन या नए कार्यों में दूसरों की उपस्थिति प्रदर्शन कम कर देती है। यह प्रेरणा, जागरूकता एवं उत्तेजना बढ़ने के कारण होता है। लेट और जैजोव के शोध इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं, दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका दिया है समूह आलस्य, ग्रुप लोफिंग। तो यहाँ ग्रुप समूह आलस्य क्या होता है, जब व्यक्ति समूह में काम करता है तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी कम महसूस करता है और प्रयास घटा देता है, और यह समूह प्रयास में कमी का रूप होता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी बढ़ाने से इसे रोका जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पूर्वाग्रह एवं इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हम पूर्वाग्रह और इसके प्रकार का वर्णन हम 400 शब्दों में करने वाले हैं। तो पूर्वाग्रह क्या होता है, प्रीजुडियस क्या होता है, एक नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति होती है जिसमें व्यक्ति किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के प्रति बिना पर्याप्त के कारण के गलत धारणा, नकारात्मक भावना या अनुचित निर्णय बना लेता है। यह निर्णय अक्सर अनुभव, प्रमाण या वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं होता, बल्कि सामाजिक मान्यताओं, परवरिश, परंपराओं, गलत जानकारी या सीमित अनुभवों पर आधारित होता है। पूर्वाग्रह समाज में विभाजन, भेदभाव, तनाव और संघर्ष को जन्म देता है। यह व्यक्ति की सोच, व्यवहार और दूसरों के प्रति उसके रवैयों को गहराई से प्रभावित करता है। यही हमारा क्या होता है, पूर्वाग्रह कहलाता है। एंड पूर्वाग्रह आमतौर पर 3 तत्वों पर आधारित होता है। कौन कौन से तत्व हैं देख लेते हैं। तो पहला तत्व है संज्ञानात्मक, कॉन्जिनेटिव, किसी समूह के बारे में बने रूढ़िवादी विचार या मान्यताएं संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह होती हैं। एंड सेकंड है भावनात्मक, अफेक्टिव, उन समूहों के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं। एंड थर्ड है व्यवहारात्मक, बिहेवियरल, उन भावनाओं के आधार पर दिखने वाला व्यवहार जो अक्सर भेदभाव को जन्म देता है। यही आपका क्या होता है, पूर्वाग्रह होता है। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पूर्वाग्रह के बारे में, पूर्वाग्रह के बारे में इसके प्रकार के बारे में भी देखेंगे। तो पूर्वाग्रह का मुख्य कारण सामाजिक सीख, मीडिया, परिवार, समूह प्रभाव, प्रतियोगिता और असुरक्षा की भावना होती है। जब कोई व्यक्ति अपने समूह को श्रेष्ठ मानकर दूसरे समूह को हीन समझता है तो वह पूर्वाग्रह और मजबूत हो जाता है। आगे देखेंगे पूर्वाग्रह के प्रकार। तो पूर्वाग्रह के बारे में और पूर्वाग्रह के प्रकारों का वर्णन बोला गया था। तो यहाँ पे हम पूर्वाग्रह के प्रकार अब देख लेते हैं। पूर्वाग्रह के बारे में हो गया, उसकी जानकारी हो गई, उसका परिचय हो गया। तो पूर्वाग्रह के प्रकार क्या हैं, पूर्वाग्रह कई प्रकार के होते हैं जिसमें प्रमुख प्रकार निम्न में से पहला है जाति या नस्लीय पूर्वाग्रह, रेशियल या एथनिक प्रीजुडिस। तो यहाँ पे हम इसके बारे में देखेंगे। यह किसी व्यक्ति या समूह के प्रति
उसकी जाति, नस्ल या समुदाय के आधार पर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण, इसमें लोग दूसरे समुदाय को कमतर समझते हैं। एंड सेकंड इसी में है लिंग आधारित पूर्वाग्रह, जेंडर प्रिड्यूशियस। इसमें पुरुष और महिलाओं के प्रति बनाए गए रूढ़िगत विचार शामिल होते हैं, जैसे महिलाओं को कम सक्षम मानना या पुरुषों को स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ समझना। ये क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है। रूढ़िवादी बातें जो होती हैं वही हमारी क्या होती हैं? पूर्वाग्रह बातें होती हैं। धार्मिक, नेक्स्ट है धार्मिक रिलीजियस प्रोड्यूसियस। तो यहाँ पे रिलीजियस प्रोड्यूस क्या है? यह धार्मिक मान्यताओं, प्रथाओं या समूहों के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है। इसके कारण समाज में धार्मिक संघर्ष और गलतफहमियां बढ़ती हैं। फोर्थ है आर्थिक या वर्ग आधारित पूर्वाग्रह, क्लास प्रिजुडियस। तो धन, आय या सामाजिक स्थिति के आधार पर लोगों को श्रेष्ठ या निम्न समझना, जैसे गरीबों को आलसी मानना या अमीरों को घमंडी समझना, ये आपका क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है। रूढ़िवादी बातें होती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ है आयु आधारित पूर्वाग्रह, एज प्रेजुडिस। तो यह पूर्वाग्रह उम्र के आधार पर होता है, जैसे बुजुर्गों को कम उपयोगी मानना या युवाओं को गैर जिम्मेदार समझना। सिक्स्थ है विकलांगता आधारित पूर्वाग्रह, डिसएबिलिटी प्रेजुडिस। तो यहाँ पे शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले लोगों को कम सक्षम या बोझ समझना, ये क्या होता है? डिसेबिलिटी प्रेजुडिस होता है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका निष्कर्ष देख लेंगे। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे इसका निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि ठीक है, तो उसका हम देख लेते हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ ठीक। अब इसका हम पूर्वाग्रह का निष्कर्ष देखेंगे। तो निष्कर्ष में आप यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। निष्कर्ष में बोल रहा है कि पूर्वाग्रह समाज में असमानता और भेदभाव को जन्म देता है। इसे कम करने के लिए शिक्षा, जागरूकता, आपसी संवाद, सकारात्मक संपर्क और समान अवसरों की आवश्यकता होती है। जब लोग विविधता को स्वीकार करते हैं तभी समाज में सद्भाव और सहयोग की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आक्रामकता के सामाजिक अधिगम को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आक्रामकता के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बेंडूरा ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार आक्रामकता जन्मजात नहीं होती, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया द्वारा विकसित होती है ना। आगे देखिए, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया विकसित होती है। व्यक्ति अपने वातावरण, अनुभव, अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से आक्रामक व्यवहार को सीखता है। यह सिद्धांत व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का सम्मिश्रण है, जो बताता है कि व्यक्ति केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों के व्यवहार को देखकर भी आक्रामकता की सीख सकता है ना। आगे एग्रीगेशन जो होता है आक्रामकता होता है। ठीक है, आक्रामकता कैसे सीखी जाती है? एग्रीगेशन कैसे सीखा जाता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार आक्रामकता मुख्य 3 प्रक्रियाओं द्वारा सिखाती है। तो पहला प्रक्रिया क्या है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। व्यक्ति अपने आसपास मौजूद लोगों जैसे माता पिता, मित्र, शिक्षक, मीडिया पात्र या समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों के व्यवहार को देखकर सीखता है। तो यही आपका क्या हो गया? ऑब्जर्वल लर्निंग। जैसे आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखकर हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं उन सारी बातों के बारे में। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो सेकंड पॉइंट है अनुकरण, इमिटेशन। तो अवलोकन के बाद व्यक्ति उस व्यवहार की नकल करता है जिसे वह उपयुक्त या वांछित मानता है। यदि आक्रामक व्यक्ति को प्रशंसा, सम्मान या लाभ मिलता दिखाई देता है तो दूसरों में भी उसे उस आक्रामक व्यवहार का अनुकरण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। थर्ड है प्रतिफलन, री इन्फोर्समेंट।
प्रतिफलन क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को आक्रामक व्यवहार के लिए इनाम, प्रशंसा, डर का प्रभाव, समस्या का तुरंत समाधान आदि मिलता है तो उसका आक्रामक व्यवहार मजबूत हो जाता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति को दंड मिलता है तो आक्रामकता कम हो सकती है। प्रतिफलन दो प्रकार से मिल सकता है। पहला आपका क्या दिया है? पहला आपका देख लेते हैं। पहला आपका दिया हुआ है प्रत्यक्ष प्रतिफलन। क्या दिया है? प्रत्यक्ष प्रतिफलन, डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, स्वयं को लाभ मिलता है प्रत्यक्ष प्रतिफलन से। एंड दूसरा है परोक्ष प्रतिफलन, विकैरियस रीइंफोर्समेंट, किसी दूसरे को लाभ मिलता देखकर व्यक्ति वही सीखता है। तो ये दो आपके प्रतिफलन हो गए रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट आगे देखते हैं मीडिया की भूमिका। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार टीवी, फिल्मों, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आक्रामकता सीखी जा सकती है। जब बच्चे हिंसक दृश्यों को बार बार देखते हैं तो वे उन्हें स्वीकार्य और सामान्य समझने लगते हैं। तो हमें क्या है, एक दूसरे के प्रति अच्छे व्यवहार करने चाहिए। आगे देखते हैं खासकर बच्चों के प्रति। नहीं तो बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो वैसा ही सीखते हैं। ठीक है, तो उनके साथ पोलाइटियल रहिए, बिहेवियल रहिए, उनके साथ बिहेव करिए, अच्छे व्यवहार करिए ताकि वो अच्छे व्यवहार को सीख सके, ना कि वो आक्रामक बने, एग्रेसिव बनकर तोड़ फोड़ करे, मारपीट करे, लड़ाई झगड़ा करे। ठीक है, बात ना माने, ऐसे फैक्टर्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, बच्चों में। ठीक, आगे देखें संज्ञानात्मक कारक, और वो यही बच्चे जो है आगे चलकर एग्रेसिव बनते हैं, यही बच्चे जो है आगे चलकर बहुत सारे इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, घटनाएं करते हैं। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक कारक, कॉन्जिनिटिव फैक्टर, व्यक्ति अपने अनुभवों की व्याख्या कैसे करता है यह भी आक्रामकता को प्रभावित करता है। यदि वह किसी स्थिति को शत्रुतापूर्व मानता है तो आक्रामक प्रतिक्रिया देने की संभावना बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो लॉन्ग आंसर है, तो लॉन्ग आंसर में हम निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि आक्रामकता एक सीखी हुई प्रक्रिया न कि जन्मजात है। इस सिद्धांत के अनुसार सकारात्मक वातावरण, हिंसक मॉडलों से दूरी, उचित दंड एवं प्रोत्साहन प्रणाली और शांतिपूर्ण व्यवहार के मॉडल प्रस्तुत करने से आक्रामकता को कम किया जा सकता है। यह सिद्धांत आक्रामकता को समझाने और नियंत्रण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम केली के गुणारोपण सिद्धांत को भी देखेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या है? अंतर्वैयक्तिक आकर्षण एवं इसके निर्धारक तत्व क्या हो सकते हैं, इसके निर्धारकों का वर्णन कीजिए। तो अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन से अभिप्राय उन सकारात्मक भावनाओं, रुचियों, निकटता और पसंद से है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति अनुभव करता है। यह आकर्षण केवल शारीरिक या बाहरी रूप से संबंधित नहीं होता, बल्कि भावनात्मक लगाव, मनोवैज्ञानिक समानता, सामाजिक समझ और संबंध बनाने की इच्छा जैसे अनेक कारकों से मिलकर बनता है। अंतर्वैयक्तिक आकर्षक सामाजिक संबंधों की शुरुआत, मित्रता, सहयोग, टीम वर्क और अंतर संबंधों के विकास की आधारशिला है। यह मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू है जो बताता है कि हम किन लोगों को पसंद करते हैं, किन के साथ समय बिताना चाहते हैं और किन पर विश्वास करते हैं। आकर्षण का विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत अनुभवों, सामाजिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करती हैं। आगे देखते हैं इसी में। फिर है आकर्षक अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के प्रमुख निर्धारक तत्व क्या हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे आइए चलते देखते हैं। फर्स्ट है आपका भौगोलिक निकटता। फर्स्ट क्या है? भौगोलिक निकटता, प्रोक्सिमिटी। निकटता आकर्षण का पहला पहलू और सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। जो लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं, साथ पढ़ते हैं या काम करते हैं, उनके बीच संबंध बनने की अधिक संभावना होती है। बार बार मिलने और बातचीत होने से परिचित होने की भावना बढ़ती है, जिससे आकर्षण विकसित होता है। यह आप सबके साथ भी हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
सेकंड, समानता सिमिलरिटी। हम अक्सर उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके विचार, मान्यताएं, रुचियां, मूल्य और व्यक्तित्व हमारे समान होते हैं। समानता न केवल समझ बढ़ाती है बल्कि संबंधों में स्थिरता और संतुष्टि भी लाती है। समानता आकर्षक लाती है, सिमिलरिटी ब्रिड्स लिंकिंग, सामाजिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग के फ्रेंड्स होंगे तो फ्रेंड आपके आप फ्रेंड्स के प्रति अट्रैक्ट कैसे हुए, या आप लोग उसके बिहेवियर, उसके सिमिलरिटी और उसके जो जो भौतिक संरचना यहाँ पे अभी बात भौगोलिक निकटता बात की है, इन सबको देख कर आप एक दूसरे से क्या गए, बार बार मिलने से, बार बार बातें करने से, आपस में टीम वर्क करने से आप लोगों में क्या हो जाती है कि दोस्ती हो जाती है। तो उसी दोस्ती को हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं। आप सभी लोगों से अट्रैक्ट नहीं होते, कुछ ही लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं थर्ड, शारीरिक आकर्षण फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। तो यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्टिवनेस क्या होता है, हालांकि आकर्षण केवल बाह्य रूप से पर आधारित नहीं होता, परंतु प्रारंभिक संपर्क में शारीरिक आकर्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आकर्षक लोग अक्सर अधिक सामाजिक, आत्मविश्वासी और पसंद किए जाने वाले माने जाते हैं। समाज में हेलो प्रभाव के कारण लोग आकर्षक व्यक्ति को अन्य ग्रुप में भी अच्छा मान लेते हैं। फोर्थ है परस्पर संबंध, रेसिप्रोकल लिंकिंग। जब हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति हमें पसंद करता है तो हम भी अक्सर उसके प्रति सकारात्मक भावनाएं विकसित करते हैं। यह पारस्परिकता संबंधों को मजबूत बनाती है और बातचीत को सहज बनाती है। फिफ्थ है व्यक्तित्व गुण, पर्सनालिटी ट्रेट। सहज, दयालु, संवेदनशील, हंसमुख और सहयोगी लोगों के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण बढ़ता है। नकारात्मक, आक्रामक या असहयोगी व्यक्ति वाले व्यक्ति आकर्षण को कम कर देते हैं, है ना। तो दो टाइप्स के लोग होते हैं, ये दोनों टाइप्स में आप ज़्यादातर किसके साइड अट्रैक्ट होंगे, जो सहज, दयालु, संवेदनशील, हंसमुख होगा उसके साइड आप अट्रैक्ट होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसका सिक्स वाला क्या दिया है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, परिवार, समाज, परंपरा और सांस्कृतिक अपेक्षाएं भी यह निर्धारित करती हैं कि लोग किस प्रकार के व्यक्ति को अपनी अपने पसंद से करते हैं। सामाजिक स्वीकृति और समान पृष्ठभूमि आकर्षण बनाती है। निष्कर्ष देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि अंतर्व्यक्तिक आकर्षण एक जटिल किंतु स्वाभाविक प्रक्रिया है जो विभिन्न व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है। इसमें निकटता, समानता, व्यक्तित्व, पारस्परिकता और सामाजिक परिवेश प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आकर्षण के ये निर्धारक मानव संबंधों को बेहतर समझने और सकारात्मक सामाजिक संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये आपका ई वाले क्वेश्चन का आंसर है। एंड एफ, जी, एच तीन और क्वेश्चन है। लॉन्ग वीडियो थोड़ी सी हो गई है क्योंकि आपको यहाँ पर सभी ईयर के क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, और जो केली वाला सिद्धांत है वो जरूर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितने भी आपके सिद्धांत हैं, तो सिद्धांत में एक सिद्धांत जरूर पूछता है, आपके बुक सिलेबस में जो भी सिद्धांत होंगे उसमें एक दो सिद्धांत जरूर पूछता है, तो ये सिद्धांत वाले आप तैयार कर लेना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि अभिवृत्ति परिवर्तन के मुख्य निर्धारक क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है। एटीट्यूड, अभी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी एटीट्यूड के बारे में देखा था, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको एटीट्यूड परिवर्तन के मुख्य निर्धारक तत्व तो यहाँ पे लिखने हैं 400 शब्दों में। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन पर दिया हुआ है कि अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति बनी हुई स्थायी मानसिक प्रवृत्ति होती है। यह हमारे विचार, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है, परंतु परिस्थितियों के बदलने, अनुभवों के बढ़ने और जानकारी के स्तर में वृद्धि के साथ अभिवृत्तियां बदल भी सकती हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी के बाद इसके स्रोत की विश्वसनीयता क्या दी हुई है कि जिस व्यक्ति या स्रोत के द्वारा संदेश दिया जा रहा है उसकी विश्वसनीयता, विशेषज्ञता और भरोसेमंदी अभिवृत्ति परिवर्तन का महत्वपूर्ण निर्धारक होती है। आगे देखते हैं, इसी में सेकंड क्या दिया है कि संदेश की प्रकृति, नेचर ऑफ मैसेज। संदेश कितना स्पष्ट, तर्कपूर्ण, संतुलित और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली है, यह भी अभिवृत्ति को बदलने में बड़ा कारक देती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति, ऑडियंस कैरेक्टराइज। तो यहाँ पे श्रोता के व्यक्तित्व, बुद्धि, आयु, आत्मसम्मान और पूर्व अनुभव का भी अभिवृत्ति परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे इसी में देखते हैं, फोर्थ आपका क्या है।
फोर्थ आपका है कि सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परिवार, मित्र, साथियों का दबाव, समाज के मानदंड और समूह की अपेक्षाएं भी अभिवृत्ति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। प्रत्यक्ष अनुभव कब होता है, जब आप इस तरीके के एटीट्यूड में आप दिखाते हो, ठीक है, अपने अपने ही घमंड में रहते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जब व्यक्ति किसी घटना, वस्तु या स्थिति का सीधा अनुभव करता है तो उसकी अभिवृत्ति तेजी से बदलती है। उदाहरण, किसी विषय को कठिन मानने वाला छात्र यदि उसे समझने लगे तो उसका अभिवृत्ति सकारात्मक हो सकता है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं और क्लास में बाई चांस कोई लेक्चरर आ जाए और 2-4 क्वेश्चन कर दे, और 2-4 क्वेश्चन में कोई पढ़ने वाला बच्चा आंसर पे आंसर करता चला जाए और कुछ लोग बैठ कर बस देखते रहें, तो वो जो बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, वो अपने आप को क्या करेगा, अपने आप में उसके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा कि मेरे अलावा तो कोई बता ही नहीं रहा है आंसर, सिर्फ मैं ही आंसर बता रहा हूँ। तो ये एटीट्यूड आपका हो जाएगा अभिवृत्ति। आगे देखते हैं, नेक्स्ट 6 है आगे नेक्स्ट 6 आपका क्या है, बार बार संपर्क में आना, रिपीटेड। किसी विचार, उत्पाद या संदेश के निरंतर संपर्क में रहने अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। इसे मोर एक्सपोजर इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। आगे अब इसी में निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष आपका क्या हुआ, क्या बोल रहा है कि अभिवृत्ति परिवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया है जो स्रोत की विश्वसनीयता, संदेश की प्रकृति, श्रोता की विशेषताएं, सामाजिक प्रभाव, अनुभव वगैरह, इन सबको शामिल या प्रभावित करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केली का गुणारोपण सिद्धांत, केली थ्योरी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन। तो इसको आप लोग एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, केली के सिद्धांत को देख लीजिएगा, ठीक है। केली का गुणारोपण सिद्धांत, पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी, मनोविज्ञान जॉर्ज केली ने व्यक्तित्व को समझने के लिए एक अत्यंत मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे गुणारोपण सिद्धांत, पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया को समझने, वस्तुओं का मूल्यांकन करने और घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए अपने स्वयं के मानसिक ढांचों या कंस्ट्रक्ट का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कंस्ट्रक्ट व्यक्ति की सोच, निर्णय, व्यवहार और व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे केली के अनुसार व्यक्ति एक वैज्ञानिक की तरह व्यवहार करता है। वह लगातार अपने अनुभवों का मूल्यांकन करता है, उन्हें समझने के लिए सिद्धांत बनाता है, गलत सिद्धांतों को बदलता है और नए निष्कर्षों के आधार पर अपने व्यवहार को संशोधित करता है। इस प्रकार व्यक्तित्व एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, गुणारोपण कंट्रास्ट क्या है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो देखिए, चलते हैं यहाँ पे क्या है कंट्रास्ट। गुणारोप क्या होता है, कंस्ट्रक्ट क्या होता है। कंस्ट्रक्ट दो विपरीत श्रेणियों में अनुभव को बांटने का तरीका होता है। जैसे फर्स्ट, खुश उदास, ईमानदारी बेईमान, साहसी डरपोक। तो ये आपका दो गुण हो जाते हैं आपके व्यवहार के जी, जैसे खुश उदास, ईमानदारी बेईमान, साहसी डरपोक। तो हर व्यक्ति दुनिया को समझने के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्ट का उपयोग करता है। कोई ईमानदार होता है तो कोई बेईमान होता है, कोई दुखी होता है तो कोई उदास होता है, कोई साहसी होता है तो कोई डरपोक होता है। आप लोग किस चीज़ से डरते हैं, आप लोग डरपोक हैं कि साहसी हैं, आप लोग ईमानदार हैं कि बेईमान हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन भाई डरता है, किस चीज़ से डरता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं अब केली सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या होते हैं। तो केली सिद्धांत के प्रमुख तत्व में पहला है द्विध्रुवता, बायोपोलैरिटी। तो यहाँ पे प्रत्येक कंस्ट्रक्ट दो विपरीत ध्रुवों पर आधारित होती हैं। यह व्यक्ति के मूल्यांकन पर आधार बनाता है। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, संगठन। तो कंस्ट्रक्ट आपस में जुड़े और क्रमबद्ध होते हैं, कुछ प्राथमिक होते हैं तो जबकि कुछ द्वितीयक होते हैं। यह संगठन व्यक्तित्व को संरचना प्रदान करता है। मॉड्यूलेशन, विस्तारशीलता, समय और अनुभव के साथ कंस्ट्रक्ट बदल सकते हैं। जितना लचीला कंस्ट्रक्ट होगा उतना ही व्यक्ति अनुकूलशील होगा। फोर्थ है व्यक्तिपरक अनुभव, सब्जेक्टिविटी। हर व्यक्ति अपने अनुसार दुनिया को समझता है, इसलिए व्यक्तित्व अत्यंत व्यक्तिगत होता है। कोई भी दो लोगों की कंस्ट्रक्ट पूरी तरह से समान नहीं होती है। मैं भी जो दुनिया को अपने हिसाब से समझती हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो है
वो नेचर सबसे बड़ा मान्य रखता है। मैं अपने आपके लिए क्या किसको प्राथमिकता देखती हूँ, प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ नेचर। मैं अपने फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता क्या होती है कि मैं अपने नेचर, अपने प्रकृति के साथ जुड़ी रहूं और उसकी देखभाल करती रहूं, क्योंकि प्रकृति मुझे मेरी देखभाल करती है। ठीक है, तो जब प्रकृति मेरी देखभाल कर रही है तो मुझे भी उसकी देखभाल करनी है। तो मैं पेड़ पौधे ज़्यादा लगाती हूँ, तो आप सभी पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपको पेड़ पौधे से ही मिलता है, प्रकृति से ही मिलता है, ना कि आपको दूसरे लोग देते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको दे रही है, प्रोवाइड कर रही हैं, आप उसकी देखभाल ज़रूर करिए। ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे आपके वो नेचर हो, तो पेरेंट्स नेचर दोनों को आप एक साथ लेकर चलिए। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ लोग पेरेंट्स को देते हैं अपने, तो पेरेंट्स एंड नेचर दोनों आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, आगे देखते हैं, पहली प्राथमिकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ, भविष्य वाणी शक्ति, प्रेडिक्टिविटी नेचर। कंस्ट्रक्ट का उद्देश्य केवल दुनिया को समझना नहीं, बल्कि भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना भी होता है। आगे अब इसी में हम देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या होता है, नहीं सॉरी, व्यक्ति की समझ में योगदान क्या है, उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे। तो केली के सिद्धांत का यह जो उन्होंने बातें बताई हैं, ये चाहे कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं कि व्यक्ति सक्रिय सोच वाला प्राणी हो, वह अपने अनुभवों का विश्लेषण कर अपनी मानसिक संरचनाएं स्वयं बनाता है, एंड व्यक्तित्व एक स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी जो है बदलती रहती है। ठीक है, टाइम टू टाइम। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा। केली का गुणात्मक सिद्धांत व्यक्ति को समझने का एक वैज्ञानिक, तार्किक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह बताता है कि हमारी सोच, हमारे निर्णय को और व्यवहार को हमारे कंस्ट्रक्ट पर आधारित होते हैं, और इन्हें बदलकर हम व्यक्तित्व का सुधार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज मनोविज्ञान के स्वरूप एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो रहा है तो क्या हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे कंटेंट जो है बेटर कंटेंट मिल रहे हैं। ठीक है, आप अगर ये पढ़कर भी बस एक बार भी देख कर गए ना, तो आप पूरे अच्छे से जो है कर लेंगे। ठीक है, तो समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी मनोविज्ञान वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि समाज, सामाजिक परिवेश, समूह, संस्कृति और अन्य लोगों का व्यवहार किस व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। यह व्यक्तिगत मानसिक प्रक्रियाओं और सामाजिक वातावरण के बीच संबंध को समझाने का विज्ञान है। आगे देखते हैं इसी में सामाजिक विज्ञान का स्वरूप। फर्स्ट है वैज्ञानिक अनुशासन, साइंटिफिक नेचर। समाज मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है, जैसे प्रयोग, अवकलन, सर्वेक्षण और सांख्यिकी विश्लेषण। इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवहार के कारणों को प्रमाणों के आधार पर समझना है। नेक्स्ट सेकंड इसी में दिया है व्यक्तिपरक एवं वस्तुपरक दृष्टिकोण। तो यहाँ पे हम सेकंड देखेंगे व्यक्तिपरक एंड वस्तुपरक दृष्टिकोण के बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो यह व्यक्ति की आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं जैसे मान्यताएं, अभिवृत्तियां पर ध्यान देता है, और बाहरी सामाजिक स्थितियों जैसे समूह, दबाव, संस्कृति को भी समान रूप से महत्व देता है। थर्ड है व्यक्ति और समाज का अंतर संबंध। समाज मनोविज्ञान इस विचार को मानता है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे को आकार देते हैं। व्यक्ति सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होता है, और व्यक्ति का व्यवहार समाज को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट फोर्थ है व्यवहार पर परिस्थितियों का प्रभाव। समाज मनोविज्ञान सिखाता है कि कई बार परिस्थितियां व्यक्ति के व्यक्तित्व से अधिक प्रभावशाली होती हैं, जैसे भीड़ में व्यक्ति अधिक भावनात्मक या उत्तेजित हो सकता है। फिफ्थ है व्यवहार का भविष्यवाणी योग होना। कई सामाजिक कारकों के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार अनुमानित किया जा सकता है, कि जैसे समूह दबाव, भूमिका, सामाजिक अपेक्षा आदि। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसी में समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है। तो यहाँ पे इसके क्षेत्र के बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला है सोशल परसेप्शन, तो सामाजिक धारणा, सोशल परसेप्शन। नेक्स्ट सेकंड आपका यहाँ पे देख लेंगे अभिवृत्ति एवं परिवर्तन, एटीट्यूड एंड एटीट्यूड चेंज। एंड नेक्स्ट थर्ड है सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। एंड उसके बाद फोर्थ है समूह गतिक, ग्रुप डायनेमिक। डायनेमिक में होता है गति करना, गतिमान होना। समूह में लोगों के व्यवहार, नेतृत्व, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और निर्णय प्रक्रियाओं का अध्ययन डायनेमिक होता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसी में फिर इसी में फिफ्थ है आपका अंतर्व्यक्ति संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन। नेक्स्ट आगे जिसमें आपको मित्रता, आकर्षक, संघर्ष, सहयोग एवं संचार के पहलुओं का अध्ययन करना होता है। सिक्स्थ है सकारात्मकता पर एवं परोपकार, एग्रेशन एंड प्रोसोशियल बिहेवियर।
लोग हिंसा क्यों करते हैं और क्यों दूसरों की मदद करते हैं, इसका विश्लेषण भी इसी में किया जाता है। 7th है सामाजिक समस्याएं, सोशल इश्यूज, भेदभाव, पूर्वाग्रह, रूढ़ियाँ, सामाजिक तनाव एवं सामाजिक अन्याय का अध्ययन भी इसके अंतर्गत आता है। आगे हम इसी में देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है कि सामाजिक मनोविज्ञान व्यवहार को सामाजिक संबंध में समझने का अत्यंत महत्वपूर्ण विज्ञान है। इसका स्वरूप वैज्ञानिक, व्यापक और बहुआयामी है। इसका क्षेत्र समाज, सोच, समूह व्यवहार, अभिवृत्ति, सामाजिक प्रभाव, आक्रामक प्रकार आदि विविध क्षेत्रों को समझता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अदर सब्जेक्ट के भी, जिस भी सब्जेक्ट के आपको 3 साल के लगातार 23, 24, 25 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर एंड पेपर प्रीवियस पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, बताइए कि मुझे इस सब्जेक्ट का चाहिए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड इसे शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, और लोगों में बता दीजिए कि यहाँ पर आपको 3 साल के लगातार आपको BA BSc दोनों के क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। ज़्यादातर आपको यहाँ पर BA के क्वेश्चन मिलेंगे। BSc के भी कुछ पेपर मैं अपलोड करूँगी, तो आप लोग BSc का भी एक बार जिनका BSc होगा, आपके दोस्त है, फ्रेंड या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो भी होंगे, तो उन्हें आप ज़रूर बता दीजिएगा। और जो कंपलसरी होता है को करिकुलर का, वो BA BSc BCom तीनों के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो लेकर आऊँगी और 3 साल के क्वेश्चन पेपर को भी लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा जाएगा और आप अच्छे स्कोर ग्रो कर पाएंगे। ठीक है,